शोपिया में गिरे 2 से 3 आतंकी, सेना के गश्ती दल पर किया था हमला, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों ने किया स्कूल बस पर हमला, 2 बच्चे घायल, एक की हालत बहुत गंभीर। सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा पथराव करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा क्या ऐसा एजेंडा हासिल करेंगे पत्थरबाज। जी न्यूज से बोले डीजीपी एसपी वैद, पत्थरबाज अच्छे और बुरे का फर्क भूले। कल अनंतनाग में पर्यटकों पर भी हमला किया था। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, गरिया बंद इलाके में हुआ इनकाउंटर। आतंकवाद पर वीटो करने वालों पर भारत का निशाना, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने उठाए गुप्त वीटो पर सवाल। मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को मिली चीन की मदद पर भारत ने कहा ऐसे कदमों से बेअसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। मुंबई के पत्रकार जेडे की हत्या के दोषी छोटा राजन को उम्र कैद, मुंबई की सीबीआई कोर्ट ने जिग्ना बोरा को बरी किया। कसौली में महिला अफसर के मर्डर पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, हिमाचल सरकार से पूछा 140 पुलिस वालों के बीच कैसे फरार हुआ हत्यारा। दिल्ली के गाजीपुर रेप केस में आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने माना बालिग, अब रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी। उन्नाव रेप केस में सीबीआई की धीमी जांच से इलाहाबाद हाईकोर्ट नाराज, 15 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी। कटिहार में एसपी को महंगी पड़ी फेयरवेल पार्टी में फायरिंग, डीएम के गाने पर गोली चलाने वाले सिद्धार्थ जैन की सीबीआई डेप्यूटेशन रद्द। योगी सरकार के मंत्री सुरेश राणा पर दलित के घर डिनर फिक्सिंग का आरोप, हलवाई से बनवाया गया मंत्री के लिए खाना। जी न्यूज पर सुरेश राणा ने दी सफाई, बोले लोगों ने उत्साह में इंतजाम किया, कई लोगों के लिए बना था खाना। दलितों के घर भोजन पर योगी के मंत्री राजेंद्र प्रताप का अजीब बयान, शबरी से की दलितों की तुलना, बीजेपी नेताओं को बताया भगवान का। दलित टूरिज्म पर उमा भारती से उठाए सवाल, कहा दलितों को अपने घर बुलाकर खाना खिलाने से होगा कल्याण। एएमयू में जिन्ना की तस्वीर को लेकर घमासान, हिंदू जागरण मंच और छात्रों में झड़प, पुलिस को आंसू गैस छोड़नी पड़ी। एएमयू में दाखिल होने चाहते थे हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता, छात्रों ने रोका तो शुरू हुआ हंगामा, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दिल्ली और एनसीआर में आज शाम आई धूल भरी आंधी, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश हुई है, कई इलाकों में नुकसान भी हुआ है, घरों और दुकानों में घुसा मलबा, ट्रैफिक कई जगह जाम। देश हित में सबसे पहले उन पत्थरबाजों की बात जिन्होंने कश्मीरियत की आड़ में आज मासूमियत पर सबसे बड़ा हमला किया। आज जम्मू कश्मीर के शोपियन में स्कूल बस पर इन बुजदिलों ने पत्थरबाजी की। महबूबा सरकार ने इन्हें भटका हुआ बताया। 9,700 पत्थरबाजों के केस वापस ले लिए। लेकिन आज जो कुछ हुआ उसके बाद ये सवाल जरूरी है कि क्या वक्त आ गया है कि पत्थरबाजों और आतंकियों में फर्क न किया जाए। कसौली में अवैध ढांचे को गिराने गई महिला अधिकारी की होटल मालिक ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के वक्त वहां पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। हत्या पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई। लेकिन बड़ा सवाल, भारत में ईमानदारी से ड्यूटी करने वाले अफसर की जान इतनी सस्ती क्यों है? आज फिर एक ऐसी खबर देश हित में दिखाएंगे जिसने राजनीतिक पार्टियों की असली सोच को बेनकाब कर दिया है। बातें, दावे, वादे, कथनी दलितों के हित की, लेकिन करनी सिर्फ दल हित वाली। यूपी के मंत्री दलित के घर जाते हैं लेकिन खाना हलवाई का बना हुआ खाते हैं। सवाल ये कि क्या दलित हमारे देश में सिर्फ राजनीति चमकाने का औजार बन गए हैं? WHO ने 2016 के लिए दुनिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों की जो लिस्ट जारी की है उसमें से 15 में से 14 शहर भारत के। कानपुर पहले और दिल्ली छठे नंबर पर है। ये आंकड़े बहुत ही चिंताजनक तो ये भी है कि इससे निपटने के लिए हम चीन और पाकिस्तान से भी पीछे हैं। मठ मंदिरों के चक्कर काटने वाले और दलितों को सियासी हथियार बनाने वाले नेता प्रदूषण को आखिरकार चुनावी एजेंडा क्यों नहीं बनाते? उधर सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में ज्योतिर्लिंग पर सिर्फ आरओ का पानी चढ़ाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रति श्रद्धालु पानी और दूसरी पूजन सामग्री की सीमा भी सीमित करने का फैसला सुना। आज देश में ये सवाल बहुत जरूरी है पूछना कि क्या हमारे देश में अदालतों के आदेश के बगैर सामाजिक जागरूकता नहीं आ सकती? क्योंकि जन्नत कहलाने वाले कश्मीर में भगवान समान बच्चों पर देखिए किस बुज़दिली से हमला किया गया। आज ये खबर उन लोगों को जरूर देखनी चाहिए जो पत्थरबाजों को भटका हुआ बच्चा कहते हैं। उनके गुनाहों के लिए माफी का समर्थन करते हैं। आज देश तय करेगा कि पत्थरबाजों को माफ करना चाहिए या साफ।
कहते हैं कि हमारे बच्चे हैं, अगर इनसे गलती हो गई है, अगर इन्होंने कोई गलत रास्ता इख्तियार किया, इनको एक चांस मिलना चाहिए। क्यों माफ कर दे पत्थरबाजों को? उनके पेरेंट्स को कॉल करके उनके साथ बातचीत करके कोशिश करें कि ताकि इनका मुस्तकबिल जो है, इनको अपने फ्यूचर जो है खुदा ना खास्ता बर्बाद ना हो, इनको आगे चांस मिले अपना फ्यूचर बनाने की। ये भटके हुए बच्चे नहीं, मासूमों के गुनहगार हैं। जो पत्थर फेंकने वाला है उसको टूरिज्म से कोई मतलब नहीं है, ये समझ जाइए। उसको टूरिज्म से मतलब नहीं है, वो भूखे मरेगा, मगर वो वतन के लिए वो पत्थर मार रहा है, ये समझने की जरूरत है। ये देश की नहीं, देश विरोधी लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले फारूक साहब ने कहा ये सारे नेशनलिस्ट हैं, तो आज वो उन्हीं नेशनलिस्ट को कहते हैं कि पीडीपी जो है उनको पैसा देके पत्थर मरवा रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं फारूक साहब कंफ्यूज। पहले महबूबा तय करें, पत्थरबाजों को माफ करेंगे या साफ। पहली बार स्कूली बच्चों और टूरिस्ट पर पथराव। जीप फॉर्मूले से ही कश्मीर के नापाक पत्थरबाजों का इलाज। एक तरफ कुछ भटके हुए नौजवान पत्थर मारने में लगे हैं। कश्मीरियत के दुश्मन पत्थरबाजों से बदला कब? आज ये बात साबित हो गई कि ये पत्थरबाज दरअसल भटके हुए नहीं हैं। भटके तो वो हैं जो इनका समर्थन करते हैं, ये किसी के भी सगे नहीं। इनको भटका हुआ मत मानिए, क्योंकि ये सच में किसी के सगे नहीं हैं। पत्थरबाजों की हिमायत करने वाले या उनका साथ देने वाले आज सर शर्म से झुका दें अपना, क्योंकि कश्मीर के मासूम बच्चों पर पत्थरबाजों ने हमला किया। ये कायराना हरकत, बहुत ही शर्मनाक हरकत। वही पत्थरबाज आतंकियों को दोस्त मानते हैं, बचाने के लिए सेना को दुश्मन मानकर उन पर पत्थर फेंकते हैं। ये वही पत्थरबाज हैं जो पाकिस्तान के इशारे पर अलगाववादियों के लिए सड़कों पर पथराव करते हैं। ये वही पत्थरबाज हैं जो पाकिस्तान से पैसा लेते हैं और हिंदुस्तान की जन्नत के दामन पर पत्थर से वार करते हैं। कहीं ये साजिश तो नहीं है ताकि यहाँ के गरीब बच्चे जब अनपढ़ रहेंगे तो पत्थर उठाने के बगैर उनके पास कोई चारा ही, बंदूक उठाने के बगैर उनके पास कोई चारा ही नहीं होगा। महबूबा मुफ्ती जी, आपकी बात सियासी लोग तो समझ गए होंगे, लेकिन जरा देश के लोगों को एक बार फिर साफ साफ बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? पत्थर उठाने के बगैर उनके पास कोई चारा ही, बंदूक उठाने के बगैर उनके पास कोई चारा ही नहीं होगा। क्या सिर्फ कश्मीर में ही गरीब है, और क्या देश के हर गरीब को पत्थर उठा लेना चाहिए? क्या देश के करीब 29 करोड़ गरीबों के पास पत्थरबाज बनने के सिवा कोई चारा नहीं? जम्मू कश्मीर की विधानसभा और कश्मीर की सियासत में महबूबा मुफ्ती के इस बयान से देश कितना इत्तेफाक रखता है, ये तो हिंदुस्तान के लोग तय करेंगे। लेकिन महबूबा मुफ्ती के जिन कथित भटके हुए और गरीब युवाओं ने जो कुछ किया है, उसे पूरा देश शर्मनाक बता रहा है। पत्थरबाजों ने आज कश्मीर में इंसानियत की सारी हदें तोड़ दी। कश्मीरियों की बात करने वाले पत्थरबाजों ने बच्चों पर हमला किया। शोपियां में स्कूल जा रहे रेनबो इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों पर पत्थर फेंके। पत्थरबाजों के हमले में 2 मासूम घायल हो गए, एक की हालत गंभीर है। तो स्कूल बस जा रही थी, जोरा के आसपास जो पथराव हुआ है, तो उसी पथराव की जद में मेरा बच्चा भी आ गया और उसको जो है पत्थर सर में लगा है। मैं तो यही कहूँगा कि ये स्कूल बच्चे हैं, ये तो हमारे पूरी इंसानियत के मतलब ये हुआ है खिलाफ। ये पीछे घटना है कि हमारे बच्चों पर, और ये कायरता का नमूना है। जिस प्रकार मिलिटेंसी जो अपनी चरम सीमा पर पहुंची थी, आज उसका खात्मा होता तो नजर आ रहा है। तो वो कभी कभी अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। पंजाब में आपने मिलिटेंसी देखी थी, जब अपने ही लोगों को मारना शुरू किया तो मिलिटेंसी उसके बाद खत्म हो गई थी।
1 मई को अनंतनाग में केरल की टूरिस्ट बस पर हमला और 2 मई को शोपियां में स्कूली बच्चों पर हमला। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पत्थरबाजों का सिर्फ एक ही मकसद है, वो पाकिस्तान से पैसे लेते हैं और सेना समेत कश्मीरियों पर भी पत्थर फेंकते हैं। देश की फौज के पास तो इन पत्थरबाजों का पक्का इलाज है, मगर सवाल ये है कि आतंकियों को बचाने वाले और हमारे सैनिकों और बच्चों पर पत्थर फेंकने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए? जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। अब देश को भी इंतजार है कि पत्थरबाजी के नासूर को खत्म करने के लिए फाइनल ऑपरेशन कब चलाया जाएगा। खालिद हुसैन के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया। तो युद्ध करने की ताकत नहीं और बच्चों पर वार करते हैं, ये तो कैरेक्टर है, ये तो हैसियत है इन पत्थरबाजों। और जो जख्म दिए जा रहे हैं ना मासूम बच्चों को, इनका हिसाब लिया जाएगा। आपको पाकिस्तान परस्त पत्थरबाजों के बारे में कुछ हैरान कर देने वाली सच्चाई बताते हैं। आज पूरा का पूरा काला चिट्ठा आप देखेंगे इनका जी न्यूज। और वैसे भी आपको ये बात याद होनी चाहिए, आप जी न्यूज के दर्शक हैं, हम बार बार इन पत्थरबाजों के इस काले चिट्ठे को खुलासों के तौर पर आपके सामने रखते रहे हैं। कठुआ में याद है ना आपको, हाफिज सईद ने वहां पाकिस्तान में बैठकर एक मैसेज डाला और ये सारे पत्थरबाज एक्टिव हो गए थे। कैसे ये पूरी इंडस्ट्री चलती है आप देखिए। क्या कभी कश्मीरियों ने भी सोचा है कि ये पत्थरबाज किसके हित में पत्थर से हमला करते हैं? इसका जवाब आज आप तय करेंगे ये आंकड़े देखने के बाद। अलगाववादी आतंकियों के कहने पर सेना पर पत्थरबाजी करते हैं। आतंकियों के लिए कवच का काम करते हैं ये पत्थरबाज। सेना पर हमले में आतंकियों की मदद करते हैं। सैनिकों पर पेट्रोल बम, गोलियां भी चलाते हैं पत्थरबाज। ये जानकर आप और भी हैरान रह जाएंगे कि पत्थरबाजों के रेट कार्ड होते हैं, तय होता है कितना पैसा कब कैसे मिले। जी हाँ, पत्थरबाजों के लिए बकायदा एक कीमत तय होती है। हिंसा के लिए पाकिस्तान की तरफ से सालाना फंड आपको पता है कितना है पत्थरबाजों का? 100 करोड़। पत्थरबाजों के ग्रुप का सालाना फंड 5 से 8 लाख रुपए है और पत्थरबाजी के लिए भड़काने का फंड 5000 रुपए है। पत्थरबाजों का जो रोजाना फंड है वो 100 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक का है। ये जानकर आपको गुस्सा आएगा कि कश्मीर में पत्थरबाजी और आतंकी साजिशों के पीछे लश्कर के आतंकी हाफिज सईद का हाथ है। कश्मीर में सैनिकों पर पत्थरबाजी करवाता है, कश्मीरी युवाओं को भारत के खिलाफ भड़काने का काम करता है हाफिज सईद। व्हाट्सएप के जरिए पत्थरबाजों तक भारत विरोधी मैसेज भेजता है। पाकिस्तान से 124 व्हाट्सएप ग्रुप में हाफिज के संदेश आते हैं। लाहौर में लश्कर हेडक्वार्टर से कश्मीर में ये संदेश आते हैं और संदेश मिलते ही 2 घंटे में ये जो पत्थरबाज गैंग है वो सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि ऑल ऑफ अ सडन कहीं पर कोई ऑपरेशन चल रहा होता है, ये वहाँ कैसे पहुँच जाते हैं पत्थरबाज? ये ऐसे पहुँचते हैं मैसेज के साथ। जम्मू कश्मीर में सांप्रदायिक हिंसा की साजिश करता है हाफिज सईद। श्रीनगर, गांदरबल, पुलवामा, शोपियन, अनंतनाग, कई ग्रुप हैं इन पत्थरबाजों के इलाके। जन्नत कहलाने वाले कश्मीर अपने ही पत्थरबाजों से आज घायल है। आतंकियों ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना पत्थरबाजों ने कश्मीर घाटी को आज नुकसान पहुंचाया है, खून के आंसू रुलाए हैं। दरअसल पत्थरबाजी की घटना सिर्फ कश्मीरी युवाओं का गुस्सा नहीं, बल्कि पाकिस्तान सरकार, उसकी फौज और आतंकी आकाओं का एजेंडा है। इस एजेंडे को सारा देश समझ रहा है, लेकिन कश्मीरियों को भी ये बात समझनी पड़ेगी। जब आतंकियों का एनकाउंटर होता है तब फौज पर पत्थरबाजी क्यों होती है? जब आतंकियों को घेरा जाता है तब सैनिकों पर पत्थरबाजी क्यों होती है? जब अलगाववादियों पर एक्शन होता है तब पत्थरबाज क्यों हमला करते हैं? पाकिस्तान पैसा देता है, कश्मीरी युवाओं को पत्थरबाज बनाता है। पाकिस्तान पैसा देता है, कश्मीरी युवाओं को आतंकी बनाता है। पाकिस्तान पैसा देता है, कश्मीरियों को कश्मीर का ही दुश्मन बनाता है। पाकिस्तान चाहता है कश्मीरी युवा सिर्फ पत्थरबाज और आतंकी बने। पाकिस्तान चाहता है कश्मीर जन्नत से जहन्नुम बन जाए। भारत चाहता है कश्मीर जन्नत बने। भारत चाहता है कश्मीरी युवा जन्नत के गुलशन के फूल बने। जिन कश्मीर के लोगों ने पीडीपी पर यकीन कर उन्हें सत्ता तक पहुंचाया है, वो खुद ये बात कह चुकी है
कि तमाम अलगाववादी पाकिस्तान के एजेंडे के तहत अपने बच्चों को तो विदेशों में पढ़ाते हैं, लेकिन गरीबों के बच्चों को पत्थरबाज बनाते हैं। हमारे यहाँ अल्लाह ताला ने जन्नत हमें दिया, इस वादी की शक्ल में हमने इसको जहन्नम बना दिया। अब जिनके पास पैसा है वो लाखों रुपए खर्च करके अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, जिनके पास नहीं है तो फिर वो क्या करेंगे? सेना और सरकार मिलकर पाकिस्तान और अलगाववादियों को जवाब दे रही है, लेकिन अब कश्मीरियों को भी अलगाववादी और उनके एजेंडे को लेकर ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपसे, हम सबसे एक सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये है कि देश में ईमानदार लोगों की रक्षा कौन करेगा, बताइए। हिमाचल प्रदेश के कसौली में ईमानदारी से, बिना किसी दबाव में, बिना किसी से डरे हुए अतिक्रमण के खिलाफ अपनी ड्यूटी कर रही एक असिस्टेंट टाउन प्लानर शैल बाला शर्मा नाम है। शैल बाला शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और पुलिस वालों की भीड़, शर्मिंदगी होगी आपको ये सुनकर कि देखती रह जाती है, और गोली मारकर आरोपी फरार हो जाता है। कैसे, आखिर कैसे इतने सारे पुलिस वालों की मौजूदगी में, प्रशासन के अमले की मौजूदगी के बीच किसी की हिम्मत ये हो जाती कि वो सरकारी अधिकारी पर गोली चला दे और उसकी जान ले ले। जगह कसौली, सोलन, तारीख 1 मई 2017। क्या हो रहा था? अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। क्या हुआ? महिला अधिकारी की गोली मारकर हत्या। कोई वैल्यूएबल चीज है उसे बाहर निकाल लिया जाए, जो भी कोई हो कृपया करके बाहर आ जाए। सूट और नीले रंग की चुन्नी में खड़ी इस महिला अधिकारी का नाम शैल बाला शर्मा है। कसौली के असिस्टेंट टाउन प्लानर की अगुवाई में ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण रोकने का काम चल रहा था। जिन होटलों और गेस्ट हाउस के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, उनके मालिक हंगामा कर रहे थे। मेरी कुछ नहीं, पेश आइएगा, गुलाम देश है यहाँ पर। तभी अचानक गोली चली और शैल बाला शर्मा की मौत हो गई। तस्वीर में दिखाई दे रहे विजय ठाकुर नाम के इसी गेस्ट हाउस मालिक ने शैल बाला शर्मा पर फायरिंग की, जिसमें ड्यूटी कर रही अफसर की मौके पर ही मौत हो गई। उस होटलियर के खिलाफ पहले भी अरेस्ट वारंट्स इशू हुए थे, बट उसको अरेस्ट नहीं किया गया। कोर्ट ने आज इस मैटर को बड़ी गंभीरता से लेते हुए ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के पास रेफर किया है और वो कल इसको एप्रोप्रिएट बेंच में लिस्ट कर देंगे। चंद पलों में एक निडर और ईमानदार सरकारी अफसर को लाश में तब्दील कर दिया गया। सवाल ये है कि क्या हमारा सिस्टम बेखौफ होकर काम करने वाले अधिकारी की रक्षा नहीं कर सकता है? ऐसा कैसे मुमकिन हो गया कि 140 पुलिस वालों की मौजूदगी भी एक अधिकारी की रक्षा नहीं कर सकी? कैसे गेस्ट हाउस का मालिक हत्या करके फरार हो गया? सांप निकलने के बाद अब हिमाचल सरकार लकीर पीट रही है। आने वाले समय में और भी एहतियात के साथ हिमाचल प्रदेश में हम उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करेंगे और उसके साथ साथ में हमने डिविजनल कमिश्नर शिमला को इसकी इंक्वायरी के लिए हमने कहा है, वो रिपोर्ट जल्दी से जल्दी दे देंगे। हमारे लिए 51 साल की शैल बाला शर्मा देश की उस जमात में थी जो बिना डरे, बिना रुके, बिना धमकियों के अपने काम को अंजाम देते हैं। विभागीय निर्देशों के अनुसार अपना जो कर्तव्य है वो पूरी निष्ठा से निभा रही थी। संभवतः 2 फायर किए हैं, उसके बाद उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, परंतु वो घाव सहते हुए वो चल बसे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने 17 अप्रैल को कसौली में सभी होटल और गेस्ट हाउसेस को 15 दिन के अंदर अवैध निर्माण तोड़ने और 15 लाख रुपए जमा कराने के लिए कहा था। होटलों को सिर्फ 2 मंजिल की इमारत बनाने की इजाजत थी, लेकिन अवैध तरीके से 6 मंजिला बिल्डिंग बना ली गई थी। मोहित प्रेम शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वाकई शर्मिंदा होने चाहिए पूरे देश को कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने के लिए महिला अधिकारी वहां पर पहुंची थी और वहां पर इतने सारे पुलिस वाले, 140 पुलिस वालों की मौजूदगी के बीच, प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी के बीच एक महिला अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और बाकी लोग तमाशबीन बने रहते हैं। ये कसौली के लिए भी शर्म की बात है। शर्म की बात तो उन 140 पुलिस वालों के लिए भी है और सुप्रीम कोर्ट ने
अपने इतिहास में इतनी कड़क टिप्पणी नहीं की होगी जो सुओ मोटो लेते हुए इस बार की है कि अब हम कुछ बोलेंगे ही नहीं अगर ऐसे होता है। तो कसौली के 13 होटलों में अवैध निर्माण गिराने के आदेश दिए गए थे और 2 मई इसको लेकर ये डेडलाइन तय की गई थी। और ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने ही दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने शैल बाला शर्मा की हत्या पर सुओ मोटो लिया, यानी खुद इस मामले का संज्ञान लिया। क्या तल्ख टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने आज की हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे लोगों की हत्या होती है तो हम आदेश देना बंद कर देंगे। आप समझ रहे हैं ये कितना बड़ा मामला अब हो गया है। टिप्पणी देखिए कितनी तल्ख है। जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता के बेंच ने कहा है कि ये शर्मनाक घटना है और ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहा गया कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। पुलिस के सामने इस तरह की घटना हुई कैसे? हिमाचल सरकार मामले में पूरी रिपोर्ट सौंपी, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्पष्ट कर दी गई। और ये भी कहा कि हमारे आदेश की सरासर अवहेलना है और अब चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी और कल इस मामले की अब सुनवाई होगी। आजकल ये टेम्पल टूरिज्म और दलित टूरिज्म दोनों का चलन जोरों शोरों पर है। अब इसकी बात तो देश हित में हम ये मानते हैं कि दलित टूरिज्म एक सोच है जिसका अंत होना चाहिए। ये क्यों कह रहे हैं आप देखिए, तो पहले तस्वीरें देखिए बहुत ध्यान से। उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं सुरेश राणा, अलीगढ़ में एक दलित के घर पे जाते हैं जो गुलाब जामुन खाते हैं, जो मटर पनीर वो खाते हैं और बाकी चीजें भी खाते हैं। वो उस दलित के घर का दरअसल खाना नहीं था। ये जो खाना है ये तो हलवाई का बना हुआ था। तो गए तो थे दलित के घर में, लेकिन खाना खा रहे हैं हलवाई का बनाया हुआ। गजब का दिखावा है, गजब का दिखावा इसलिए क्योंकि दलित हित के लिए जाते हैं। और कौन सा दलित हित है इसमें बताइए, कहाँ हो जाता है दलित हित इसमें? ये दलित हित नहीं, ये दल हित है। दलित टूरिज्म कर रहे नेताओं से देश हित में हमारी अपील है। हे भारत के नेतागण, दलितों के घर में घुसने से पहले देख लीजिए आपका मन राम की तरह पवित्र है कि नहीं। जो बीजेपी राम को अपना आदर्श मानती है वो राम के पावन आदर्श को भूल कैसे गई। विकास के साथ दलितों को जोड़ने का काम शुरू किया, विकास की योजनाओं से दलितों को जोड़ने का काम शुरू किया, तो लोगों को परेशानी हो रही है। माफ कीजिएगा सुरेश राणा, एक दलित के घर में खाना खाकर आप वो संदेश नहीं दे पाए जिससे लगे कि समाज के हाशिए पर बैठे परिवार को आप लोग बराबरी का स्थान देना चाहते हैं। दलित जब मेरे घर में आकर के भोजन करेगा, मैं अपने हाथ से उसको भोजन परोसूंगी और मेरी डाइनिंग टेबल पर बैठ करके जब वो भोजन करेगा तो मेरा घर धन्य हो जाएगा, मेरे बर्तन धन्य हो जाएंगे, मेरा पूजा घर धन्य हो जाएगा। राजनीति में आचरण ही संदेश होता है। दलितों के घर में भोजन करना अगर डिनर फिक्सिंग का संदेश दे रहा है तो ऐसे नेताओं को राम बचाए। तो अच्छा होता कि हमारे देश के नेता दलितों के घर खाना खाने के बदले उनकी सामाजिक और आर्थिक हालत सुधारने में मदद करें। बताते हैं कैसे। और ये जो नेता सब वहाँ पर दलित टूरिज्म कर रहे हैं ना, वो बहुत गौर से सुने, हमने मेहनत आपके लिए भी की है थोड़ी बहुत। 45% दलित परिवारों के पास गांव में जमीन नहीं है। 4% दलित ही ग्रेजुएट हैं, तो ये हाल है शिक्षा स्तर का। 45% दलित लिखना पढ़ना तक नहीं जानते हैं मंत्री साहब। 54% दलित बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। 27% दलित स्त्रियों को ही स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा हासिल है, बाकी तो भूल जाएंगे आप। और 54% दलित बच्चे कुपोषित हैं। 7% दलित ही सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में हैं। टूरिज्म बंद कीजिए, ये नौटंकी और दिखावा बंद कीजिए और इन टारगेट्स कह दीजिए या इन फिगर्स को आप सुधारने की जरा कोशिश कीजिए। देश में आज से आपको शिव की भक्ति से जुड़ा एक बड़ा संकल्प लेना होगा। महाकाल ज्योतिर्लिंग को आज अपने भक्तों की भक्ति के साथ साथ सुरक्षित पूजा के संकल्प की भी जरूरत है। और इसीलिए महाकाल ज्योतिर्लिंग को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला सुनाया है। और देश हित में इस फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। महाकाल को अब सिर्फ आरओ का पानी स्वीकार। ज्योतिर्लिंग को बचाने की सबसे बड़ी मुहिम।
शिप्रा के पानी में प्रदूषण से महाकाल पर संकट। ज्योतिर्लिंग पर मनमाना दूध नहीं चढ़ेगा। महाकाल से दूर रखो हानिकारक पूजन सामग्री। उज्जैन में शिव भक्तों के लिए नए नियम। शिव से अभय दान लीजिए, ज्योतिर्लिंग की रक्षा कीजिए। तो उज्जैन महाकाल में अब जब भी आप दर्शन करने जाएंगे तो ज्योतिर्लिंग पर सिर्फ और सिर्फ आरओ का पानी चढ़ाएं। मिलावट रही दूध और केमिकल वाली पूजन सामग्री भी आपको अब नहीं ले जानी है। आज आप ये प्रण कर दीजिए, क्योंकि प्रदूषित जल और केमिकल वाली पूजन सामग्री से आपकी मनोकामना पूरी हो या न हो, लेकिन ज्योतिर्लिंग को जरूर नुकसान होगा। ये महाकाल में ज्योतिर्लिंग की पूजा को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। अब शिवलिंग पर सिर्फ आरओ का पानी चढ़ेगा। इतना ही नहीं, आरओ के शुद्ध जल के अलावा महाकाल ज्योतिर्लिंग की पूजा के दौरान नए नियमों का, रूल्स एंड रेगुलेशंस का आपको पालन करना होगा। पूजा के नियम नहीं बदले गए हैं, बल्कि पूजा के दौरान जिन बातों का ख्याल रखना है उनका सख्ती से पालन किया जाएगा। अब आपको महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने अब जाना है तो आपको भी जनहित में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना होगा। तो ज्योतिर्लिंग पर सबसे पहले आप याद रखिए, सिर्फ आरओ का पानी ही चढ़ाया जाएगा। ज्योतिर्लिंग पर दूध और पानी सीमित मात्रा में ही चढ़ाया जाएगा। महाकाल में पूजन सामग्री की मात्रा भी निश्चित की जाएगी। जल, दूध, पूजन सामग्री से शिवलिंग को देखिए नुकसान हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञों की टीम बनाकर एक रिपोर्ट मंगवाई। जांच कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी भी, और सुप्रीम कोर्ट ने ज्योतिर्लिंग संरक्षित रखने के लिए ये नए निर्देश जारी किए। कोटि तीर्थ कुंड के जल से महाकाल का अभिषेक होता था। कोटि तीर्थ में मंदिर के पीछे रुद्र सागर का जल रिस कराता है। रुद्र सागर में क्षिप्रा नदी का जल मिलता है। क्षिप्रा के पानी में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। क्षिप्रा के पानी से ज्योतिर्लिंग को नुकसान पहुंचा है। प्रदूषण कौन फैलाता है? आप और हम। लेकिन इसका खामियाजा और नुकसान किसे झेलना पड़ा है? आपने देखा ज्योतिर्लिंग और अब ताजमहल। मीमांसा, ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि हम वहाँ ताज की जगह आह ताज या इन ताज या अरे क्या हो गया ताज। बिल्कुल, और इसके लिए आपको कुछ आंकड़े जो हैं और कुछ तथ्य हैं वो बहुत ही ध्यान से आज देखने चाहिए। आज ही खबर आई है कि दुनिया के 15 प्रदूषित शहरों, आपको याद होगा अभी, इनफैक्ट मीमांसा जी ने बिल्कुल शुरू में पढ़ के बताया था आपको कि 15 प्रदूषित शहरों में आगरा जो है वो 8वें नंबर पर है। और ये आप ध्यान देने वाली बात ये है कि ताज के पास दरअसल एक रिफाइनरी है और उसकी वजह से इसके जो संगमरमर का रंग है वो धीरे धीरे अब पीला पड़ रहा है। यमुना के प्रदूषित पानी में एक खास किस्म का कीड़ा होता है और उस वजह से संगमरमर का जो रंग है वो धीरे धीरे हरा हो रहा है उस कीड़े की वजह से। ताज के आसपास कई कारखाने हैं जिनके धुएं और राख से संगमरमर की चमक जो है वो धीरे धीरे अब फीकी होती जा रही है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ताजमहल के पास मौजूद एक शमशान घाट को हटाने का आदेश दिया था। और ताज का सौंदर्य बना रहे इसके लिए ASI खास किस्म के मुल्तानी मिट्टी का लेप भी लगाता रहा। और आज की खबर तो आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि आप ताज की परवाह क्यों नहीं करते। आखिर दुनिया भर के देश अपनी धरोहर कैसे बचाते हैं? अब ऐसे में जब ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, ये समझना भी यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। ध्यान से देखिए, और ये फिर यूपी के मंत्रियों के लिए है। 2012 में इटली सरकार ने 2000 साल पुराने रोम्स कोलोसियम के रखरखाव के लिए लगभग 200 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए। और इसी तरह इजिप्ट के ऐतिहासिक 4500 साल पुराने और 481 फीट ऊंचे गीजा के पिरामिड्स पर हर साल 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। चीन ने भी अपनी महान दीवार के लिए 2005 में 2000 करोड़ का बजट पारित किया था। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 15 प्रदूषित शहरों की एक लिस्ट जारी की है और इनमें से जो 14 शहर हैं वो भारत के। आप समझ रहे हैं, 15 में से 14 शहर आपके और हमारे हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आप रोजाना 15 सिगरेट पी रहे हैं? जी ठीक सुना आपने, 15 सिगरेट। धुआं और धूल
प्रदूषण के सबसे बड़े कारण हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 15 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची जारी की। इस लिस्ट में 14 नाम भारतीय शहरों के। 2.5 PM को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण पर 100 देशों के 4000 शहरों में रिसर्च के बाद ये आंकड़े सामने आए। सबसे पहले दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित 15 शहरों के नाम देख लीजिए। कानपुर, फरीदाबाद, वाराणसी, गया, पटना, दिल्ली, लखनऊ, आगरा, मुजफ्फरपुर, श्रीनगर, गुरुग्राम, जयपुर, पटियाला, जोधपुर और अली सुबह अल सलीम। इस बार टॉप 15 में पाकिस्तान और चीन का कोई शहर शामिल नहीं है। प्रदूषण लिस्ट पर क्या बोला कानपुर? हमारी भी वही हालत है, हमारा नाती भी बीमार है, नातिन भी बीमार है, ये धुआं के कारण। प्रदूषण लिस्ट पर क्या बोली मुंबई? प्रॉब्लम तो होती है, पोल्यूशन लेवल बढ़ता है तो एकदम पता चलता है, आपको ब्रीथ करने में पता चलता है, आईज में लगता है, एकदम से डिफरेंस पता चलता है। वायु प्रदूषण के कारण हर साल दुनिया भर में करीब 70 लाख लोगों की मौत। WHO ने वायु गुणवत्ता आंकड़ों पर आधारित अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दुनिया भर के 90% लोग प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं। 2016 में दुनिया भर में उद्योगों से निकलने वाले धुएं, ट्रक और कार से निकलने वाले धुएं की वजह से जो वायु प्रदूषित होती है, उससे करीब 42 लाख लोगों की मौत हुई। वहीं घर के अंदर मौजूद प्रदूषण के कारण 38 लाख लोगों की मौत हुई। मुंबई में बढ़ते पोल्यूशन की वजह से 10 में से 8 लोग प्रदूषित वायु में ब्रीथ करते हैं। ये सब बढ़ते कंस्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है। लोगों ने फ्लाईओवर और मेट्रो बनाकर वातावरण को और भी दूषित कर दिया। अगर हम प्राइवेट कार की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें तो इसमें कुछ सुधार होगा। 2010 से 2014 के बीच दिल्ली के प्रदूषण स्तर में मामूली बेहतरी हुई, लेकिन 2015 से हालात बिगड़ने लगे। 2010 में WHO ने प्रदूषित शहरों की सूची जारी की थी तो दिल्ली टॉप पर था और दूसरे और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी थे। पोल्यूशन दिल्ली को आ रहा है, पर दिल्ली की खुद की हवा तो कुछ है ही नहीं, तो इसकी वजह से प्रदूषण वो जा नहीं पाता है दूसरी सिटीज में और वो स्प्रेड नहीं हो पाता है। सवाल यही है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या सिर्फ दम घोटने वाली जमीन छोड़कर जा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। ये प्रदूषण निकाल देगा आपका दम। आपने देखा ये 15 में से जो 14 शहर हैं वो भारत के हैं, और आपने एक बात और नोटिस की होगी कि जितने भी ये शहर हैं ये उत्तर भारत के। अच्छा, और इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी 2015 में बीजिंग की हवा सामान्य से 30 गुना अधिक जहरीली हो गई थी, और तब बीजिंग ने क्या कदम उठाए थे और हम चीन से क्या सीख सकते हैं, ये भी आपको जानकारी देंगे। चीन ने 2015 में प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ने पर जो है रेड अलर्ट जारी किया। आपको याद आ रहा होगा, हमने बाकायदा खबरें चलाई थी नुमान से उस वक्त कि कैसे जहरीला हो गया वहाँ पर एनवायरनमेंट। और प्रदूषण फैलाने वालों पर वहाँ पर जो जुर्माना राशि है वो कई गुना बढ़ाई गई। साइकिल या सार्वजनिक यातायात को बहुत बढ़ावा दिया गया और 392 कारखाने वहाँ पर बंद कर दिए गए। सीमेंट, कागज, कपड़ा और रसायनों के कारखाने बंद। स्टील और एल्यूमिनियम के कारखानों में उत्पादन बहुत कम कर दिया गया। 2014 में बेकार 5 लाख गाड़ियों को सड़क से हटा दिया गया। 2018 से 553 वाहनों के मॉडल की बिक्री पर बैन लगा दिया गया। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रमुख बाजार हैं उनमें 6 साफ हवा के गलियारे यानी विंड कॉरिडोर्स बनाए गए। और कोयले का कम से कम इस्तेमाल और सौर ऊर्जा को वहाँ बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया। और ये सब कुछ आप देखिए धीरे धीरे किया गया था, लेकिन बहुत ही अर्जेंसी में। 2005 से पहले बनी जितनी भी गाड़ियां थी उनको सड़क से हटाने का फैसला लिया गया था। देश की सर्वोच्च अदालत में बच्चों की किलकारियां गूंजी। अदालत में वकालत के साथ बच्चों का लालन पालन भी अब होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मां की ममता को न्याय दिया है। लड़ाई भले ही 5 साल चली, जीत मां की ही हुई। सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में क्रैश शुरू हो गया, और ये संभव हुआ एक वकील मां आनंदिता पुजारी की कोशिश की वजह से। आप अपने स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं वो दुनिया के पहले क्रैश या चाइल्ड केयर सेंटर की है, जो 1840 में फ्रांस में खोला गया था ताकि काम करने वाली माओं को उनके बच्चों के लिए एक ठिकाना मिल सके। यूरोप, अमेरिका से होता हुआ क्रैश का कल्चर भारत के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। वकीलों की जिरह के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट परिसर में बच्चों की किलकारियां भी गूंजी।
भारत सरकार का कोई भी फैसला पूरे देश में देखा जाता है और अब उम्मीद की जा सकती है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों के ऑफिसेज में भी और प्राइवेट ऑफिसेज में भी इस प्रकार की पहल होगी। सुप्रीम कोर्ट में क्रैश आज से शुरू हो गया, जिसकी कीमत है वकील आनंदिता पुजारी की 5 साल की तपस्या। आनंदिता ने 5 साल सुप्रीम कोर्ट में चाइल्ड केयर सेंटर के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी है। It gave me a sense of satisfaction कि जो मुश्किलें मुझे आई वकालत करने में, क्योंकि मेरी बच्ची छोटी थी, वो प्रॉब्लम शायद बाकियों को नहीं होगा, और उसी उम्मीद से ही मैंने ये पिटीशन डाला था। सुप्रीम कोर्ट के परिसर में बना क्रैश भी सुप्रीम है। बच्चों की हर सुविधा को बखूबी ध्यान रखा गया है। 30 बच्चों की जगह 1500 रुपए प्रति माह फीस, पेरेंट्स वेटिंग रूम, LED स्क्रीन, बच्चों का स्लीपिंग रूम, 10 छोटे बेड, एक्टिविटी एरिया, ढेर सारे खिलौने और झूले। ये 30 बच्चों के लिए कर दिया गया है, जिसमें से अभी 19 बच्चे हम ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि स्पेस की रिक्वायरमेंट, पहले स्पेस कम था इसलिए 10 बच्चे एनरोल किए थे। अभी हमें सफिशिएंट स्पेस मिल गया है तो हमने इसमें 30 बच्चों के एनरोलमेंट का प्रोविजन रख दिया है। हर वकील माँ खुश हो गई, क्योंकि क्रैश का फैसला सिर्फ उसके लिए नहीं, उसके बच्चे के हित में भी है। महेश गुप्ता के साथ कविता शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। आई ना आपके चेहरे पर भी वो 2 इंच वाली मुस्कान। पुणे से आपको एक खबर दे दें, जहां जुन्नर तालुका का वडगांव कांदली गांव अपनी ग्राम सभा को ऑनलाइन करने वाला देश का पहला गांव बन गया। कल महाराष्ट्र दिवस के मौके पर इस ग्राम सभा का ऐप शुरू किया गया और इसी के साथ अब गांव के लोग ऑनलाइन सुझाव दे सकते हैं या शिकायतें कर सकते हैं। यानी आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर आप वडगांव कांदली के रहने वाले हैं तो अपने गांव की ग्राम सभा में हिस्सा ले सकते हैं। पानी और बिजली के बिल का भुगतान और दूसरे काम भी आसानी से कर सकते हैं। रेलवे ने ट्रेनों में खाने पीने की चीजों पर ज्यादा पैसे वसूले जाने की शिकायतों के बाद अब कैशलेस ट्रांजैक्शन शुरू करने का फैसला लिया है। ट्रेन में वेंडर के पास POS यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन होगी और पहले से लोड किया हुआ सॉफ्टवेयर होगा, जिसमें यात्री मेन्यू और कीमतें देख सकेंगे। इसमें हेरफेर नहीं की जा सकती है। पहले चरण में लंबी दूरी की 25 ट्रेन में POS मशीनें तैनात की गई हैं। इनमें कार्ड से ही भुगतान होगा और इसका फायदा ये होगा कि चाय, कोल्ड ड्रिंक, खाना पीने की, पानी की बोतल जैसी चीजों पर यात्रियों को MRP ही देना होगा, और वो भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया जा सकेगा। ये नियम भी बनाया गया है कि रेलगाड़ियों में POS से भुगतान नहीं करने पर वेंडर से IRCTC की तरफ से जुर्माना वसूला जाएगा। सॉफ्टवेयर है जिसमें कि टैरिफ्स दिए हुए हैं और उसके बेसिस पे जो हॉकर है वो जाएगा आपके पास, और आप जब उस खाने का जो लेंगे वो, जैसे आपने कॉफ़ी लिया तो कॉफ़ी का बिल आपको दे देगा। ऑथराइज वेंडर हैं ये लोगों को पता चलेगा, क्योंकि अनऑथराइज वेंडर इस तरह का कोई लेके नहीं कर सकते। तो खाने का क्वालिटी अपने आप इंश्योर हो जाएगा, क्योंकि ऑथराइज वेंडर से आपको खाना मिलता है। तो रेल में अब कैश का जो झंझट हुआ करता था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है।